सज्जनों, आपके मनोरंजन के लिए चंद्रहास के किस्से से कुछ रागनियां सुना रहा हूं। किसी समय का जिक्र है कि केरल देश में मेधावी राजा राज्य करते थे। उनका एक इकलौता पुत्र था जिसका नाम चंद्रहास था। जब चंद्रहास की उम्र 5 वर्ष की थी तो एक दिन क्या होता है कि उस राज्य पर कुंतलपुर के राजा धृष्टबुद्धि ने चढ़ाई कर दी और इस प्रकार से इस युद्ध में चंद्रहास के माता पिता दोनों की धृष्टबुद्धि हत्या कर देता है। अब तो परिवार में चंद्रहास और उसको पालने वाली गाय ही शेष बचते हैं। अब गाय के मन में ये विचार आया कि यदि क्रूर राजा धृष्टबुद्धि के हाथ यह बच्चा पड़ जाता है तो जरूर इसको भी वह मौत के घाट उतार देगा। लेकिन मेहरबानों, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। गाय चंद्रहास को बचाने का रास्ता सोचती है। गाय कभी रोती है, कभी चंद्रहास को छाती से लगा लेती है, उसे गोदी में उठा लेती है और विचार करती है कि अब इस बच्चे को कहां ले जाऊं। तो छिपकर बच्चे को गोद में लेकर शहर छोड़कर चल देती है और उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं।
कहीं कीचड़ में पैर पड़ जाता और कैसे कैसे भटक रही थी। चल चल गए जाता हो रहा हवा चलती पारा पड़ जा घर के रोते बालक ने चुप कर दी दाए मात हले हले के हाँ रोते बालक ने चुप कर दी दाए मात हले हले के के बाद कुंतलपुर शहर में ही पहुंच जाती है। लेकिन प्रेमियों, धाय को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह उसी दुष्ट हत्यारे राजा की नगरी है जिसने मेधावी राजा के राज्य को तहस नहस कर दिया था और जिसके अत्याचार के कारण ही आज उसे ये दिन देखने को मिले हैं। और अचानक ये क्या घटना घटने लगती है। बंधुओं, जब धाय चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर में एक गली में गुजर रही थी तो उस पर राजा धृष्टबुद्धि की नजर पड़ जाती है जो कि अपने महल की छत पर बैठे हुए थे। अपने मंत्री व हलकारों को तुरंत बुलाया और कहा कि जाओ इस दुखिया सी औरत को बुला कर लाओ, इससे पूछो कि इसको क्या दुख है, यह इतने फटे हाल में क्यों है, इसके पैर कीचड़ में क्यों सने हैं, और अगर इसको भूख लगी हो तो इसे भी और इसके बच्चे को भी भोजन कराओ और इसको शरण दो।
धाय को गलियारे में रोककर उससे क्या कहता है। के पास में तुझे मिल जाएंगी। तो मंत्री धाय से क्या कहने लगा।
लिया गया। धाय ने जब राजा को देखा तो शरीर में बिजली सी कौंध गई। क्यों? क्योंकि यह तो वही दुष्ट भ्रष्ट बुद्धि राजा है जिससे बचकर वह भटक रही थी। हाय राम, अब क्या होगा? जिस मौत से बचने के लिए बच्चे को बचा करके यहां तक लाई है, फिर वही मौत सामने मुंह बाए खड़ी है। क्या सोचने लगी? चंद्रहास और धाय को अपनी शरण में रख लेता है। प्रेमियों, कुछ समय बाद चंद्रहास कुछ जवान हो जाता है। चंद्रहास एक रोज बच्चों में खेल रहा था। बच्चों का खेल खेल में झगड़ा हो जाता है। दूसरे बच्चे चंद्रहास से कहते हैं कि तुम हमारे साथ कभी भी मत खेला करो, क्योंकि तुम्हारी माँ का पता नहीं, ना तुम्हारे पिता का ही पता नहीं ये औरत तुझे कहां से उठा के ले आई। यह सुनकर चंद्रहास दुखी हो जाता है और रोने लगता है। उधर से नारद जी चले आए। बच्चे को रोता देख करके नारद जी बच्चे को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, मैं एक गोली तुझे देता हूं। यह सालग्राम की गोली है जिसमें एक देवीय शक्ति मौजूद है, और उसको बताते हैं कि रोजाना भोजन करने से पहले इसको भोग लगाया करो। यह सालग्राम की गोली भीड़ पड़ी में तेरी मदद करेगी। अब चंद्रहास सालग्राम की गोली को लेकर अपनी मां धाय के पास में आता है और कहता है कि मां, आपने मेरे साथ में बड़ा धोखा किया है। बताओ मेरी माता कौन है, मेरा कौन पिता है, वे कहां है, मुझे आप कहां से लाई हैं? तो चंद्रहास की बात को सुनकर के धाय कहती है कि बेटा, मैं भी तो तेरी मां हूं। मैंने तेरा पालन पोषण किया है। क्या पालन पोषण करने वाली माता नहीं होती? और उसको तरह तरह के प्रमाण देती हुई क्या समझाती है? मैं के
को कोई नहीं टाल सकता। चंद्रहास तो पहले ही काफी दुखी था, उसके ऊपर दुख का एक नया पहाड़ टूट पड़ा कि राजा धृष्टबुद्धि ने एक दिन अपनी लड़की के जन्मदिन पर सारे शहर की दावत की थी। भोज में आए ब्राह्मणों से राजा ने सवाल किया कि मेरी लड़की विषया के लिए उपयुक्त पति कौन होगा। इस पर पंडितों ने सोच करके बताया कि आपकी लड़की का पति चंद्रहास होगा, जो कि दावत में आया हुआ था। इस पर राजा क्रोधित हो उठा और पंडितों को बुरा भला कहने लगा। और फिर राजा ने कहा कि कहां गंगू तेली और कहां राजा भोज। क्या राजा और फकीर का भी मेल हो सकता है? पंडितों को अपशब्द भी कहे और कहा कि यदि आपकी ये बात सत्य नहीं निकली तो आपको इसका दंड दूंगा। और फिर जल्लादों को हुक्म दे दिया कि इस बागी चंद्रहास को पकड़कर कत्ल कर दो। जल्लाद चंद्रहास को पकड़कर ले जाते हैं तो चंद्रहास रो रो कर क्या कहता है। जल्लादों के हाथ सौंप
जल्लादों को दे दिया है। तो धाय बेहद बेचैन बेकरार हो गई, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ होश में आई तो दौड़कर मकान की छत पर चढ़ गई और चिल्ला चिल्ला कर क्या कहने लगी। चंद्रहास से चांद सा चेहरा,
की उंगली काटकर थोड़ा सा खून ले लिया और मृग की आंख ले जाकर राजा को दे दी और झूठी कह दिया कि हमने चंद्रहास को मार दिया है। जब चंद्रहास जंगल में भटक रहा था तो इधर से कुलंद देश का राजा कालिंद शिकार खेलता खेलता वहां चला आया। चंद्रहास अब एक नौजवान लड़का था। राजा कहने लगा कि बेटा, तू यहां इस भयानक जंगल में क्यों घूम रहा है? तू कहां का रहने वाला है? तो चंद्रहास बताता है कि महाराज, मेरा कोई घर काम नहीं है। तो राजा कालिंद उसे अपने यहां ले आया और क्योंकि अब वह बूढ़ा हो गया था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी, तो अपना बेटा समझकर उसे राजपाट का मालिक बना दिया। उधर धृष्टबुद्धि एक शक्तिशाली राजा था और वह राजा कालिंद से टैक्स लिया करता था। लेकिन चंद्रहास ने गद्दी पर बैठते ही टैक्स बंद कर दिया। तो राजा धृष्टबुद्धि वहां टैक्स वसूल करने के लिए गया। उसने सारा हाल पूछा और फिर चंद्रहास को भी पहचान लिया। चंद्रहास के साथ में छल करना चाहा और राजा कालिंद से कहने लगा कि श्रीमान जी, आप अपने इस लड़के के हाथ मेरे घर पर एक चिट्ठी से समाचार भिजवा दो और उस चिट्ठी में यह लिख दिया कि इस लड़के को विष दे देना। तो वह चिट्ठी लेकर चंद्रहास राजा धृष्टबुद्धि के बाग में आ गया और फिर सोचा कि समाचार तब दूंगा, पहले इस बगीचे में थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो चंद्रहास आराम करने के लिए बाग में सो जाता है। उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है।
वो उठी जी फुल्लों की बीच विचार के सरकार घोड़ा बांधिया जामन के पांचों धरे हथियार चंद्र हौसला में नाके लेट गया कमरे के बाहर सबका ध्यान एक साथ जमरा आपस के मकरी प्यार घोड़ा बांधिया जम के पांचों धरे हथियार चंद्र हौसला में नाके लेट गया कमरे के बाहर विष्या अपनी सखियों के साथ वहां चली आई। सोते हुए उस नौजवान लड़के को देखकर विष्या क्या कहती है? नींद में जगा दूं ते कदे उठ के लड़ाई कर दे, खींच के कटारे मेरी जान की सफाई कर दे। नींद में जगा दूं ते कदे उठ के लड़ाई कर दे, मन की पूरी रीत करूंगी, ओठों पैरों नित सिमरूंगी, सत्यनारायण तेरा व्रत करूंगी, छेल की लुगाई कर दे, पुरवासी ने कथा करा दूं, मेरी ननद का भाई कर दे। नींद में जगा दूं मैं कदे उठ के लड़ाई कर दे, बंधी धर्म की ओट मिले ते, पर्वत कितनी ओट मिले ते, इससे मेरी चोट मिले ते, बेमाता दिखाई कर दे, इसकी गला ब्याह हो जाते, कुण शासक से बुराई कर दे। नींद में जगा दूं ते कदे उठ के लड़ाई कर दे, मैं तू अपना खोल मता, इसके प्रेम ने दई सता, राम करे
सुनेंगे। प्रेमियों, चंद्रहास के किस्से की कुछ और रागनियां पेश कर रहा हूं। इस किस्से में आपने सुना है कि वन में भटकते लड़के चंद्रहास को कालिंद देश का राजा कालिंद्री अपने पास ले आया था और उसे राजपाट का काम भी सौंप दिया था। इधर राजा धृष्टबुद्धि दीवान जब अपना टैक्स वसूल करने के लिए कालिंद देश गया तो उसने उसी लड़के चंद्रहास को वहां राजा कालिंद्री के पास देखा। जिस लावारिस लड़के को उसने मारने का आदेश देकर जल्लादों को सौंप दिया था। तो धृष्टबुद्धि ने सोचा कि अरे, यह लड़का तो जल्लादों के हाथों से भी बच गया, लेकिन अब की बार ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि यह बच नहीं सकता। तो प्रेमियों, राजा कालिंद्री से धृष्टबुद्धि राजा ने कहा कि राजन, आप एक छोटा सा समाचार अपने इस लड़के के हाथ मेरे घर भिजवा दो और समाचार में एक कागज में गुप्त भाषा में अपने पुत्र के नाम यह संदेश लिख दिया कि इस लड़के को विष यानी कि जहर दे देना। लड़का चिट्ठी लेकर धृष्टबुद्धि के राजकुंतलपुर में आ गया और थोड़ी देर आराम करने के विचार से चंद्रहास राजा के बगीचे में सो गया। राजा धृष्टबुद्धि की लड़की का नाम विष्या था। वह अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए अपने बगीचे में आ गई और उस अजनबी लड़की को सोते हुए देखा जिसका घोड़ा भी पीठ से बंधा हुआ था। तो सोचा कि यदि मैं इस अजनबी लड़के को जगा दूं तो शायद कभी ये नाराज न हो जाए। लेकिन उसके दिल में यह जानने की इच्छा हुई कि यह लड़का कौन है और यहाँ किस काम से आया है। तो विष्या को सोए हुए लड़के की जेब में रखा हुआ एक पत्र दिखाई दे गया। लड़के को जगाया नहीं और धीरे से जेब से पत्र निकाल लिया। पत्र निकालकर लड़की पढ़ती है तो पढ़कर उसका दिल पाप के भय से भयभीत हो गया, क्योंकि पत्र में तो उसके पिता ने उसके भाई के नाम यह संदेश भेजा है कि इस लड़के को विष दे देना। तो सोचा कि हाय राम, कितना बड़ा अनर्थ, यह कितना अच्छा सुंदर रूपवान गुणवान लड़का है और घर पर आया हुआ है यानी कि अतिथि भी है। क्या ऐसा पाप करना चाहिए? तो विचार किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निर्मल निष्कपट हृदय की लड़की ने आश्चर्यचकित कर देने वाला काम किया। एक तिनका जमीन में से उठाया, अपनी आंखों के काजल से तिनके पर शाही लगाई और पत्र में जहां विष लिखा था उस विष शब्द में एक अक्षर या जोड़ दिया। इस प्रकार विष के स्थान पर विष्या बन गया जो कि उस राजकुमारी का ही नाम था। और इतना काम करके पत्र उल्टा उस लड़के की जेब में डालकर चुपके से अपनी सखियों के साथ वापस घर चली आई। इधर गहरी नींद में सोए हुए लड़के को एक बड़ा महत्वपूर्ण स्वप्न दिखाई दे रहा था कि जैसे उसकी शादी धृष्टबुद्धि राजा की लड़की विष्या से हो गई है। तो लड़का नींद से घबराकर उठा और उठकर वह सब कुछ याद करता है जो उसे स्वप्न में दिखाई दिया था। तो कवि ने लड़के चंद्रहास के स्वप्न का क्या वर्णन किया है। घर घाट काम तय हो गया,
लड़के मदन को वह पत्र दे दिया। मदन ने पत्र पढ़ा। अब तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस लड़के को विषया दे देना। तो लड़के चंद्रहास को अतिथि बनाकर मदन ने उसके ठहरने का इंतजाम कर दिया और सोचा कि लड़का तो अच्छा है। पिताजी ने सोचा होगा कि विषया भी अब जवान हो गई है और अब जल्दी ही इसकी शादी भी करनी है, तो सब व्यवस्था करके कल इसकी शादी विषया के साथ में कर देंगे। तो प्रेमियों, राजकुमार मदन ने अगले दिन पंडितों को बुलाकर धूमधाम के साथ अपनी बहन की शादी चंद्रहास के साथ में कर दी। फेरे पड़ने के बाद चंद्रहास को क्षण कहने के लिए अंदर बुलाया गया तो हंसी मजाक करती हुई चंद्रहास की सालियां यानी विषया की सखियां उसे बातों बातों में ताने से मारती हुई उस बात का भी भेद खोलती हैं कि किस प्रकार से हमने चतुराई से पत्र में लिखे विष की जगह विषया बनाकर तेरी शादी कराई है। और विषया की सखियां चंद्रहास से क्या कहती हैं? क्षण कहने ते आते को ना मैला मैला लिए तेरे विष की जगह विषया कर दी।
देश में ही था। अगले दिन सोचा कि अब तो चंद्रहास को मेरे पुत्र मदन ने जहर दे दिया होगा, अब चलकर पता लेना चाहिए। तो दृष्टबुद्धि कालीन देश से अपने देश कुंतलपुर आ गया और आकर उसने सब कुछ उल्टा ही मामला पाया। तो अपने लड़के मदन को डांटता है कि बदतमीज, मैं तो इस लड़के को विष देने के लिए चिट्ठी में लिखा था और तुमने ये क्या किया? इसके साथ में विषया की शादी ही रचा दी। और अपने पुत्र मदन से राजा क्या कहता है? कमी करी थी होगी शादी, आग बदन में लादी, दुश्मन के संग
चंद ने मीट शक दिया था, लिफाफे में पाकर ढक दिया था, लिफाफे में पाकर ढक दिया था। विष लिख दिया था विषिया पाई, किसने करी सी चतुराई, दुश्मन था दिया बना जमाई, न टाला करया तने कभी गरीबी होगी साथी, मेरे यार बदन में लाजी, दुश्मन के संग विषया ब्याजी, टाला करया तने बुद्धि के क्रोध की अब तो सीमा नहीं रही। सोचा कि किसी न किसी प्रकार से इस चंद्रहास को तो मौत के घाट उतारना ही होगा। तो एक तरकीब सोची और राजा ने जल्लादों को हुक्म दे दिया कि जाओ मंदिर में अंदर छिपकर बैठ जाओ, और जो भी अंदर आए उसका तलवार से शीश काट लेना। और इधर से राजा चंद्रहास को मंदिर में भेजना चाहता है, उससे कहता है कि बेटा तुम्हारी शादी तो हो ही गई, अब ऐसा करो कि हमारे यहाँ यह रिवाज है कि शादी के बाद लड़का लड़की धोख मारने के लिए यानी देवी माई से वरदान मांगने के लिए मंदिर में जाया करते हैं। अतः तुम दोनों यानी कि विषया और तुम मंदिर में अवश्य जाओ और फूल पान अर्पित करके आओ। और राजा लड़के चंद्रहास से क्या कहता है, जाके
देता है। और उधर कालिंदी राजा का मंत्री चिट्ठी लेकर आ जाता है। चिट्ठी मदन को दे दी, इसमें लिखा होता है कि चंद्रहास जिस हालत में भी हो अति शीघ्र वापिस आ जाओ। तो मदन ने सोचा कि ऐसा ना हो कि चंद्रहास का पिता तुल्य राजा कालिंदी बीमार हो, इसलिए चंद्रहास को तुरंत कालिंद भेज देना चाहिए। अतः मदन झटपट मंदिर की ओर दौड़कर जाता है। रास्ते में ही चंद्रहास से कहता है कि तू ऐसा कर, तेरे पिता ने तुझे तुरंत बुलाया है, तू अपने पिता से मिलकर के जल्दी ही वापिस आ जाना, और तब तक ये फूल पान तेरे मंदिर में मैं अर्पण कर देता हूँ। तो मेहरबानो होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। मदन मंदिर में अंदर घुसता है और जल्लाद जो कि राजा धृष्टबुद्धि ने मंदिर में भेज रखे थे चंद्रहास को मारने के लिए, उन्होंने मदन का ही सिर कलम कर दिया। तो विषया मंदिर में बैठकर रोती हुई क्या कहती है।